तो दोस्तों 5 जुलाई 2026 को मतलब आज से ठीक 1 महीने बाद आपका जो एसडब्ल्यूडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। मैं पेन ले लेता हूँ। आपके 5 जुलाई, ठीक है दोस्तों, कब? 5 जुलाई को, मतलब आज से 1 महीने बाद आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मैं तैयारी करवा रहा हूँ। हर साल मैं ही उसके लिए तैयारी करवाता हूँ। तो अभी हम लोग एनवायरनमेंट स्टडी की बात कर रहे थे, तो आज संभवतः यह लास्ट वीडियो होगी आपके पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं 3 बार ये एग्ज़ाम दिया हूँ, प्रवेश परीक्षा तीनों बार मैं पास किया हूँ। और आज मेरे पास जो सरकारी नौकरी है वो इसी इसी कोचिंग की देन है। चलिए हम आज की शुरू करते हैं। एनवायरनमेंट स्टडी के एक्स्ट्रा फैक्ट, जो दोस्तों एक्स्ट्रा जो फैक्ट हैं जो कि परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, वही आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फैक्ट नंबर 1। हम देखते हैं ई.ओ. विल्सन। ई.ओ. विल्सन कौन थे? जैव विविधता के जनक थे दोस्तों। ठीक है, जैव विविधता के जनक। 1986 में कहा कि जैव विविधता जीवन का मूल तत्व है। ठीक है, 1986 में कहा गया कि जैव विविधता ही जीवन का मूल तत्व है। ये ई.ओ. विल्सन के द्वारा ही कहा गया है। अब ये पृथ्वी सम्मेलन, ये पूछा जा चुका है 2024 में, जो 24-25 की जो कोचिंग थी उसका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ये 1992 में हुआ। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन को ही दोस्तों रियो सम्मेलन भी बोलते हैं, तो आप याद रखना, रियो अर्थ समिट ये हुआ है 1992 में, रियो डी जेनेरियो में। इसका नाम, इसलिए दोस्तों इसका नाम रियो सम्मेलन भी रखा है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक है, जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया गया था पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? के द्वारा वर्ष 2011 से 2020 को जैव विविधता का दशक घोषित किया गया है। ठीक है, यानी दोस्तों ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज 2011 टू 2020 यानी 2020। ठीक है दोस्तों, आप लोग ये याद रखना। नॉर्मन मेयर्स ने वर्ष 1988 में जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द गढ़ा। देखिए दोस्तों, जैव विविधता अलग शब्द है और जैव विविधता हॉटस्पॉट अलग शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो जैव विविधता के जनक माने जाते हैं ई.ओ. विल्सन। ठीक है, इसके अलावा नॉर्मन मेयर्स को माना जाता है जिन्होंने जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द गढ़ा। ये उनकी पिक्चर है, आप लोग देख सकते हैं। अब देखो, जो हॉटस्पॉट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये हॉटस्पॉट पूरे विश्व में 36 हैं और भारत में कितने हैं? 4। मतलब पूरे विश्व में 36 हैं, जिसमें से हमारी प्यारी भारत में कितने हैं? 4। ठीक है, और दोस्तों कौन कौन से 4 हैं ये मैंने आप लोगों को बता चुके थे, एक बार मैं आप लोगों को फिर से दिखा दूं। हिमालय, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट और सुंदरलैंड। ठीक है दोस्तों, ये 4 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गहन परिस्थितिकी शब्द अर्नीज नेज ने दिया था 1973 में। ठीक है, याद रखना कि गहन परिस्थितिकी अलग है, परिस्थितिकी अलग है, आपके पारितंत्र अलग है, जैव विविधता अलग है, जैव विविधता हॉटस्पॉट अलग है। कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता कम होती है। कैसी होती है? देखो दोस्तों, मैंने एरो लगाया, कम होती है। ठीक है, जैसे मान लो भूमध्य रेखा ये है, ये पृथ्वी है, भूमध्य रेखा बीच में जाती है और ये हमारे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो जब भी आप यहाँ से यहाँ जाएंगे या यहाँ जाएंगे तो जैव विविधता कम होगी, क्योंकि जैसे जैसे दोस्तों आप नॉर्थ या साउथ पोल पर जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर आपकी जो डाइवर्सिटी है वो कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि वहां पर आपकी बर्फ बढ़ती जाएगी। आपने सुना होगा कि ध्रुवों पर क्या है? बर्फ। तो दोस्तों सिर्फ बर्फ में क्या आप पौधे उगा सकते हैं? जब क्या बर्फ में ज्यादातर पौधों की प्रजातियां रख सकते हो? नहीं रख सकते हो, इसलिए वहां पर प्रजाति कैसी हो जाती है? कम। जैव विविधता विश्व में 8 रैंक और एशिया में 4th रैंक है। भारत की दोस्तों जैव विविधता में पूरे विश्व में 8वीं रैंक है और एशिया में कितनी रैंक है? 4थी रैंक है। ठीक है, याद रखना। अब देखो, मैं आपको बता दूं कि जैव विविधता सिर्फ इसलिए नहीं होती है, जैव विविधता सिर्फ पेड़ पौधों से नहीं होती है। जैव विविधता सब पे होती है कि जिन भी दोस्तों कंपोनेंट में जीवन है। और जीवन किन में? प्राणियों में। ठीक है, प्राणियों में भी जीवन है,
पेड़ पौधों में भी जीवन है, तो हर किसी की प्रजाति को देखा जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, घटती उत्पादकता। बोलना 4 आपको ऑप्शन दिए, बोले गए थे कि इनमें घटती उत्पादकता के फॉर्म में लिखो या बढ़ती उत्पादकता के फॉर्म में लिखो। ठीक है दोस्तों, तो देखो सबसे कम होती है महासागर में, ठीक है, उससे ज्यादा होती है झील में, उससे ज्यादा घास के स्थल में, और सबसे ज्यादा होती है मैंग्रोव वन में। मैंग्रोव वन सुंदरवन डेल्टा के आसपास दलदलीय इलाका होता है ये, ठीक है। तो मैंग्रोव वन नमी वाला दलदलीय इलाका होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए चलिए इस पेज में इतना ही है दोस्तों। अभी तक मैंने इस वीडियो में आप लोगों को मैंने अभी तक एक पेज मैंने पूरा करवा दिया है, ठीक है। अब देखो जैसे कि आज आज आपकी तारीख है 6 जून, कितनी दोस्तों, 6 जून। पेपर आपका है 5 जुलाई को। नहीं, आपके पास कितने दिन बचे हैं? आपके पास दोस्तों 28 दिन बचे हैं। कितने दिन बचे हैं? 28 दिन में मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपने मेरे कहे अनुसार पढ़ाई कर ली, तबीयत से पढ़ाई कर ली, मैं नहीं कह रहा आप उल जलूल पढ़ो। देखो दोस्तों, एक मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ, ये वाली मैंने कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ आपको समझाया है। पारिस्थितिक तंत्र, भाई विद फोटो के पारितंत्र, एक एक छोटा छोटा मैंने एनसीईआरटी का फैक्ट लिया है, जो एग्जाम में पूछता है वो लिया है। देखिए सारे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन सब लिए हैं। ये पूरी पीडीएफ है, ये मैं आज आपके लिए खत्म करूंगा, ठीक है। ये कहाँ तक हो गया था इसमें, ये वाला पेज हो गया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय उद्यान और उनके राज्य। अब हम लोग ये चलेंगे लेके। अब दोस्तों अगर आपको ये लग रहा हो कि यूट्यूब से नहीं हो पाएगा, वास्तव में यूट्यूब से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे अलावा और कोई आपको यूट्यूब पे तैयारी करवाता नहीं है, और अगर कोई करवा भी रहा है तो वो सिर्फ व्यूज वगैरह लेने के लिए बस आपका फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। मैं इस कोचिंग में रहा हूँ 2 साल 2.5 साल में इस कोचिंग में रहा हूँ, 3 बार इसका प्रवेश परीक्षा पास किया, खुद भी सिलेक्टेड हूँ मैं। तो अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ इस वाली वीडियो से आपका नहीं हो पाएगा, और मैं वास्तव में यूट्यूब पर मैं इतनी वीडियो नहीं डालूंगा कि जिससे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, लेकिन मैं पेड ग्रुप में पढ़ाऊंगा। तो अभी तक 22 स्टूडेंट मेरे पेड ग्रुप में जुड़ चुके हैं। पहले इसकी फीस थी 499, अब इसकी मैंने फीस कर दी है 399। कितनी कर दी है? 399 इसकी मैंने फीस कर दी है, ठीक है। अगर आप मेरे पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, 91 93 64 89 31, 91 93 64 89 31। इस व्हाट्सअप नंबर पे आज आप मुझे मैसेज कीजिए, मुझसे बात कीजिए, चाहो तो कॉल भी कर सकते हैं इस व्हाट्सअप आप मुझे नंबर पर, ठीक है। और मात्र 399 रुपए से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और अपनी जो उम्मीद है उसको 100% लार्ज कर सकते, 100% उसको बिग कर सकते हैं, मतलब उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम इसमें आगे। चलिए अब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान और उनके राज्य, मतलब भारत के राष्ट्रीय उद्यान और वो राष्ट्रीय उद्यान आखिर किस राज्य में है, ये हम बेसिकली बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो यहाँ जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में है, भारत का पहला है, ठीक है, याद रखना। और ये कई बार पूछा भी गया है। इसके अलावा देखो काजीरंगा असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए, तो आपको ये पूछा जा गया, और ये पूछा गया है दोस्तों। देखो ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। नाम दफा एकदम पूछा जाता है, और ये लगभग आप लोगों को याद होगा। देखो कान्हा, कान्हा तो फेमस है, कान्हा कहाँ का है? फेमस है, कहाँ का है? मध्य प्रदेश का, ठीक है। बांधवगढ़ दोस्तों इतना नहीं पूछा जाता है। नागरहोल कर्नाटक का पूछा गया था। बनेरहट्टा नहीं पूछा गया था। मुकुर्ती नहीं पूछा जाता है। बुंडी नहीं पूछा जाता है। मधुमलाई पूछा जाता है, ठीक है। तो मधुमलाई आपको याद करना है, और इसमें जो 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 दोस्तों मैंने टिक लगा याद करना। बांधवगढ़ भी पूछा जाता है, इसको टिक लगाओ, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। पेंच पूछा गया था, हाल ही में चर्चा भी रहा था। सतपुड़ा पूछा गया था। गिर पूछा गया है। रणथंभौर और केवला देव बार बार पूछा जाते हैं दोस्तों। केवला देव घाना जो साइट है वो एकमात्र भारत की मिश्रित
विश्व विरासत स्थल है केवलादेव घाना, ठीक है, याद रखना एकमात्र है ये। और ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। रणथंभौर भी राजस्थान का है, ठीक है। तो देखो ये दोनों आप याद कर लेना, ये याद कर लेना, ये याद कर लेना। डेजर्ट नहीं पूछता, डेजर्ट अगर आ भी जाएगा तो भी आपको पता लग जाएगा राजस्थान में है। डेजर्ट माने होता है रेगिस्तान, और रेगिस्तान कहाँ पर है? राजस्थान में। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में, आपको पता ही होगा। बुक्सा जनजाति या बुक्सा नहीं पूछा गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद इंदिरा गांधी, इसका पहले नाम था अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। तो अन्नामलाई, दोस्तों मैंने जितनी भी मलाई बताए, अन्नामलाई, अगस्त मलाई, ये सब तमिलनाडु में। दाचिंगम पूछा गया है जम्मू और कश्मीर में। हेमिस पूछा गया है लद्दाख में। ग्रेट हिमालयन नहीं पूछा गया है। घाटी ऑफ फ्लावर्स, अरे फूलों की घाटी, उत्तराखंड में, सबको पता है। नंदा देवी उत्तराखंड में पूछा गया है। राजाजी नहीं पूछा जाता। बेटला संजय नहीं पूछा जाता। कौन कौन से पूछे जाते हैं? इंदिरा गांधी, दाचिंगम, हेमिस, और आपके घाटी, ये फूल की घाटी तो पता है उत्तराखंड में। नंदा देवी पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने दोस्तों टिक टिक लगाए हैं वही सब पूछे जाते हैं। चलिए इसके अलावा देखो सिमलीपाल पूछा जाता है उड़ीसा में। भीतरकनिका उड़ीसा में, ठीक है। इसके अलावा देखो साइलेंट वैली केरल में, अभी अभी पढ़ाया था। बांदीपुर कई बार पूछा गया है, कर्नाटक में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सलीम अली गोवा में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गोवा में, ठीक है। और लेकिन सलीम अली पश्चिम बिहार गोवा में नहीं है, वो दोस्तों शायद जम्मू कश्मीर के आसपास है, ठीक है, जम्मू कश्मीर है शायद। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट फैक्ट के बारे में, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट हैं तो इसको हम जूम कर लेते हैं, उसके बाद अब आपको थोड़ा बताते हैं। वैसे उम्मीद है आपको, खैर चलो पढ़ने में नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा जूम कर लेते हैं और इसको थोड़ा जल्दी जल्दी अब चलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें समझाने को कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, आप लोगों को याद ही करना है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली, ठीक है, याद रखना। पर्यावरण के प्रति जो भी इको फ्रेंडली चीज़ें होती हैं उनको कहते हैं इको मार्क, इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण के प्रति मैत्री उत्पाद। ग्रीन आर्मी, ग्रीन आर्मी रिवॉल्यूशन आपके पर्यावरण से संबंधित है, वो भी ऑस्ट्रेलिया देश का है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क जो है वो भारत की एकमात्र मिश्रित वो है सांस्कृतिक विरासत स्थल, याद रखना, ठीक है। और केवलादेव घाना नेशनल पार्क में पक्षियों का स्वर्ग है, यानी पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं इसको। सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने 1927 में पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा दी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश, ठीक है। लाल पांडा परियोजना 1994 में लागू की गई थी, मतलब लागू से मतलब चलाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस तीसरे शनिवार, मतलब उसको सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, ठीक है। और लाल पांडा परियोजना पूछी भी गई है 2023 के SWD एग्जाम में, उठा के देख लेना। राष्ट्रीय वन नीति 1988, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 1971, और विश्व अभी जो मैंने बताया था विश्व विरासत दिवस वो 18 अप्रैल को मनाई जाती है, ठीक है, याद रखना। पारिस्थितिक पिरामिड सदैव सीधा बनता है। जैव संचयन को ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन में मापते हैं। भारत में जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन 2032 की 1972 की थीम थी ओनली वन अर्थ। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि रात में वीडियो शूट कर रहे हैं, जैसे जैसे रात होती जाएगी नींद आती जाएगी। UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 5 जून 1972। DFC डेट्राइट फूड चेन। अब गठन के 5 चरण हैं। कौन कौन से 5 चरण हैं? देखो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मान लो किसी का कुत्ता मर गया, किसी की भैंसिया मर गई, उठा के कहीं फेंक दिया। आपने देखा होगा कि जानवर कहीं फेंक देते हैं, फिर वो सड़ने लगते हैं, फिर बदबू आती है, फिर वो कुछ दिन में गायब, छूमंतर एकदम। कुत्ता मर गया, कुत्ते को फेंक दो खेत में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपको दिखाई देगा, कुछ दिन बाद आपको दिखबे नहीं करेगा, आप कहीं गायब हो गया। ऐसा नहीं है। प्रकृति में जो आपके कंपोनेंट जो मौजूद हैं वो स्वतः उसका क्या कर देते हैं, आप गठन उसका डीकम्पोज उसको कर देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। उस डीकम्पोज होने के उसके 5 चरण है। पहला चरण है विखंडन। शरीर का क्या होता है? विखंडन। छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थों में उसका क्या हो जाता है? विखंडन। फिर निच्छालन, फिर अपचयन, अपचय, फिर आद्रीकरण, फिर खनिजीकरण,
और खनिजीकरण में एकदम वो एकदम विलुप्तीकरण हो जाता है, उसका विलुप्त हो जाता है वो। इकोटोन वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिक तंत्र के बीच संक्रमण के रूप में कार्य करता है। जैसे मान लो दोस्तों, ये है पानी का क्षेत्र, और ये मिट्टी गई है, और ये पानी है, और यहाँ ये घास है। ठीक है, तो दो 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 इकोटोन आपस में मिल रहे हैं, मतलब दो पारिस्थितिक तंत्र आपस में मिल रहे हैं। जब ये आपस में मिलेंगे तो ये वाला जो मध्य वाला क्षेत्र है उसको कहते हैं इकोटोन। क्या कहते हैं? इकोटोन। मीठे पानी और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बीच, मैं लगता हूँ मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, मतलब थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूँ। मीठे पानी और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र इकोटोन को रिपेरियन जोन कहा जाता है। ठीक है। सुरक्षित पेयजल की जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग शून्य होनी चाहिए। जल में जलीय जीवन को संरक्षित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम घुलनशील ऑक्सीजन मात्रा होनी चाहिए 4 मिलीग्राम प्रति लीटर। देखो दोस्तों, हम लोग जो पानी पीते हैं उसमें पर लीटर में कम से कम 6 मिलीग्राम ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। लेकिन जो जीव जंतु जो जल में रहते हैं उनको 6 की जरूरत नहीं है, उनको 4 की जरूरत है। वो 4 में, अगर किसी भी तालाब के पानी में अगर 1 लीटर आप बोतल भरो, उसमें 4 मिलीग्राम अगर आपको ऑक्सीजन मिल जाए, समझो वो तालाब के अनुसार पानी एकदम शुद्ध है। चलिए, तो दोस्तों अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ तो मैं बता दूं, ऑलरेडी 22 बच्चे जुड़ चुके हैं मेरे साथ। आप भी जुड़ जाइए। पहले 499 था बैच का रुपया, अब 399 हो गया है। ठीक है, विश्वास मानिए, आप एक बार इसमें जुड़ के देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको। आपको ऐसे ऐसे नोट्स मिलेंगे, आप कहेंगे सर ऐसे नोट्स तो हमको मतलब 1000 रुपये में भी नहीं मिल पाते, क्योंकि एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के नोट हैं। मैं कोई बेरोजगार नहीं हूँ, सिलेक्शन पाया हूँ इसी कोचिंग से पढ़कर। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9193 64 89 31। ठीक है, 9193 64 89 31। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और मैसेज करने के बाद आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए और आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। मेरे हैंड रिटन नोट, मेरे मॉक टेस्ट, मेरा डिस्कशन ग्रुप में, और प्लस मेरे ये वाले नोट सब आपको मिलेगा मात्र 399 में। चलिए, थोड़ा जल्दी जल्दी बात करते हैं। आज हम बात करते हैं एनवायरनमेंट फैक्ट की। ठीक है, तो आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कहा जाता है ईपी ओडम को। किसको कहा जाता है? ईपी ओडम को। अब देखो, पारिस्थितिक पदचिन्ह की माप की इकाई है ग्लोबल हेक्टेयर। ये आखिर में पारिस्थितिक पदचिन्ह होता क्या है? पदचिन्ह होता है फुटप्रिंट। ठीक है, तो फुटप्रिंट आपके होता है। ये फुटप्रिंट किस चीज का है? ये इस चीज का है कि कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य अपना प्राकृतिक आवास या वो जिस पर्यावरण में रह रहा है उसको नष्ट किस प्रकार करता है, कितनी स्टेजेस में, कितनी प्रोसेस में उसको नष्ट करता है, वह उसको कहलाता है फुटप्रिंट। ऐसी कृषि जिसमें पौधों को खनिज पोषक तत्वों के घोल में बिना मिट्टी के उगाया जाता है, क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। ये दोस्तों वही है, जैसे ये एक गमला है और लेकिन इसमें सिर्फ इसमें पानी भरा है, मिट्टी कतई नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल मिट्टी का अकाल पड़ा है, लेकिन इसमें पानी है। इसमें क्या है? फॉस्फेट है, इसमें अमोनिया है, अमोनिया नहीं सॉरी, इसमें यूरिया है, जिंक है, सल्फेट है, ठीक है, डीएपी है। ये सब डाल के इसमें पौधा लगा दिया जाता है और पौधा बिना मिट्टी के ग्रो करता है, क्योंकि नीचे से उसको जितने पोषक तत्व जमीन से मिलने चाहिए वो सब मिल रहे हैं। और ऊपर उसकी जो पत्तियां हैं, पत्तियों में क्या होता है? हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। उस क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके पत्तियां क्या करती हैं? भोजन बनाती हैं, तो उग गया ना पौधा। तो बिना मिट्टी के पौधा जो उगाया जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। भारत में पाई जाने वाली प्रवाल भित्तियों के प्रकार हैं फिजिंग, एटोल और बैरियर। जैव विविधता में कमी का मुख्य कारण प्राकृतिक आवास का ह्रास। ठीक है, आजकल लोग क्या कर रहे हैं? आजकल लोग ये कर रहे हैं कि कहते हैं अब घर में लोग ज़्यादा हो गए हैं, अब घर में रहने की जगह नहीं है, हमारे भी छोटे भैया ब्याह करेंगे, अभी ब्याह करेंगे तो उनके बाल बच्चा हुए हैं, बेकार रहे हैं, तो उनने बन पे एक नई ज़मीन खरीदी है। या वो क्या करते हैं, वो दोस्तों वो लोग क्या करते हैं, हम लोग आजकल जानवरों के घर में रह रहे हैं। कैसे?
जानवरों के वनों को काट रहे हैं, जानवरों के जंगलों को काट रहे हैं, वहाँ अपना बना रहे हैं मकान। अब बेचारे जानवर कहाँ जाएँ? तो जानवरों का प्राकृतिक आवास खत्म हो रहा है, और जब जानवर का प्राकृतिक आवास खत्म, तो जानवर भी खत्म, और जानवर खत्म तो दोस्तों जैव विविधता भी खत्म, यानी बायोडायवर्सिटी भी खत्म। महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा ग्रहण किए गए कार्बन को कहा जाता है ब्लू कार्बन। पूछा गया क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था जॉन बेनेट के द्वारा। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। बेस्ट एनसीईआरटी के ये फैक्ट हैं। ठीक है, चलिए स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का लगभग कितना प्रतिशत अवशोषित करते हैं? 1%। ओनली 1% ऑफ लाइट ऑफ सन, ओनली 1% ऑफ सनलाइट। कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण होता है जीवित प्राणियों के निम्नीकरण से। परमाणु विखंडन है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। बायोगैस का उत्पादन बायोमास से किया जाता है अवायवीय किण्वन के द्वारा। बायोडीजल उत्पादन के लिए, ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। बायोडीजल उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त पौधा जेट्रोफा का पौधा। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER की फुल फॉर्म है सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल से, याद रखिएगा। राष्ट्रीय जल मिशन शुरू हुआ था 2008 में। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जिसको कहते हैं IUCN की स्थापना हुई 1948 में। मुख्यालय इसका ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड की राजधानी। ठीक है। राष्ट्रीय वन रोपड़ एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी 1992 में, और 1992 में ही हाथी परियोजना भी चलाई गई थी, याद रखिएगा। 1994 में लाल पांडा परियोजना चलाई गई थी, ठीक है बा, याद रखिएगा। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन 6 जून 2007 को। संयुक्त वन की अवधारणा के जनक है A.K. बनर्जी। ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987 में आई है। सतत विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी इस रिपोर्ट में। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई थी 1962 में, नहीं पूछता है। स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था अक्टूबर 2014 में, ये पूछा गया है। जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में प्रकाशित की गई थी। अब 2008 में और क्या हुआ था? 2008 में आपके राष्ट्रीय जल मिशन भी शुरू किया गया था। तो दोस्तों चलिए थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, नींद लगी है। रात के 11:15 बज गए हैं। 11:15 बजे कितने बज गए हैं? रात के 11:15 बज गए हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी थोड़ा करते हैं। अर्थ आवर कार्यक्रम 2007 से शुरू हुआ था विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा। नीरी बहुत बार पूछते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जिसको कहते हैं नीरी, NEERI, ये आपके नागपुर में। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ है? भारत में। भारत कहाँ है? एशिया में। एशिया कहाँ है? एशिया दोस्तों कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध कहाँ है? पृथ्वी में। वन जैव विविधता संस्थान FIV हैदराबाद में। ठीक है। यूनेस्को द्वारा मानव एवं जीव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था 1971 में। अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया में पहला स्तर है पृथक्करण। पहला ईंधन है पृथक्करण। अब देखो, हमारे दिन प्रतिदिन की गतिविधियों द्वारा उत्पादित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कहा जाता है कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्यों के लिए एक प्रदूषक है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है हीमोग्लोबिन के साथ। दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको कहते हैं CO, सर्कल ऑफिसर नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक, जैसे हाइड्रोजन का H है, ठीक है, ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या है? CO। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि अपूर्ण दहन से निकलती है। अगर आप कच्ची लकड़ी जलाओगे, कच्ची लकड़ी का मतलब कि जो सही से सूखी नहीं है, तो वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। यानी कोई भी अपूर्ण दहन से जो गैस निकलती है वो धुआं है कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये धुएं दम घोंटू ये गैस है, ये बहुत जल्दी हमारे रक्त में घुलकर और रक्त में जो ऑक्सीजन फ्लो होता है उसकी मात्रा कम कर देती है, जिसकी वजह से हमारी दम घुटने लगती है, हमको बेचैनी होने लगती है। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक सूचक है लाइकेंसी अत्यधिक वृद्धि का, एकदम सही है। ठीक है। जल में पोषक तत्वों के संवर्धन द्वारा किसी झील की उम्र बढ़ना कहलाता है यूट्रोफिकेशन, यानी सुपोषण। क्या कहलाता है?
सुपोषण आपने देखा होगा कि नदी या तालाब के ऊपर जो हरे कलर की जलमंजनी हो जाती है, हमारे यूपी में हमारी तरफ बोलते हैं जलमंजनी, जो कि हरी हरी पत्ते होते हैं उसमें, पूरी उसमें फैल जाती है, वो पूरे तालाब के ऊपर फैल जाती है, और तालाब के नीचे क्या हो जाता है, तालाब के नीचे पहुंच ही नहीं पाता सूर्य का प्रकाश। उसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन, सुपोषण। डीडीटी की खोज, वही डीडीटी जो कि टाउन एरिया वाले आपकी नालियों में मारते हैं, कि नाली वो होता है कीटनाशक, मच्छरों का कीटनाशक। डीडीटी की खोज 1939 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, 1939 में हुआ था ना प्रारंभ, 39 से 45, तो में पॉल हरमन मूलर द्वारा की गई थी। पॉल हरमन मूलर, कहीं सा नाम है। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से गैर निम्नीकरणीय प्रदूषकों की बढ़ती उम्र के संचय को कहा जाता है जैव आवर्धन। क्या कहा जाता है? जैव आवर्धन। 80 डेसिबल से ऊपर की आवाज को माना जाता है खतरनाक ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, अब चलिए, अब आपको लेके चलते हैं एक ऐसी दुनिया में, जिस दुनिया से प्रश्न रउआ से पूछे जाला, जरूर पूछता है। विभिन्न प्रकार के कल्चरर्स, जैसे देखो मैंने बाकायदा, देखो दोस्तों अच्छे करके फोटो भी लगाया, देखो फोटो, देखो फोटो है, मजा आ जाए आपको। ये है कौन? ये है हमार कीड़ा, ई हमार कीड़ा भैया बा। ई कीड़े को उबाल के उसकी रुई निकाल ली, और ये सिल्क का, ये रेशम का धागा बना दिया। देख रहे हैं आप, कीड़े से धागा बना लेते, कीड़े से धागा, किसी को नहीं छोड़ते हम लोग, सबसे बड़े तो हम ही हैं। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में क्या होता है? रेशम के कीड़ों का पालन और रेशम का उत्पादन। ठीक है। सिल्वीकल्चर क्या है? वनों के पेड़ों और जंगलों की खेती एवं प्रवर्धन, यानी कि वनों और जंगलों की खेती, उनका प्रबंधन क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर। फुटबॉल में देख सकते हैं आप लोग। अब देखिए एपीकल्चर, एपीकल्चर क्या है? शहद और मोम के उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन, यानी कि बेसिकली मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर बहुत पूछता है, व्यवसायिक उद्देश्य के लिए मछलियों का पालन। पीसी कल्चर है मछलियों का पालन। पीसी से याद रखो, मछलियों को पीस कर, मछलियों को काट कर, सुखाकर, पीस कर उनका आटा बना लो, मछलियों को क्या करते हैं? पीसी कल्चर। क्या करते हैं? पीसी कल्चर। अब आ जाते हैं विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या है? अंगूर की खेती। देखो अंगूर, ये अंगूर दोस्तों मेरे बिहार में, हमारे मतलब जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ 300 रुपये किलो देता है, लेकिन अंगूर खाने में बहुत मीठा लगता है ये। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर तो समझ, फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लोरिकल्चर का मतलब फ्लावर, फ्लावर का मतलब फूल की खेती, ये तो ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। देखो फुलवा छपे हैं, रंग रंग बिरंगे फुलवा। ओलेरिकल्चर, क्या कहते हैं? ओलेरिकल्चर, सब्जियां। ओलेरिकल्चर किससे संबंधित है? सब्जियों से। एक सीरियल आता, एक मतलब शो आता था कार्टून पे, ओली एंड द कॉकरोचेस, तो मैंने वहीं से याद किया था कि ओली के पास क्या थी? सब्जियां। ओली के पूरे घर में कुछ हो चाहे ना हो, सब्जियां जरूर होती थी। वर्मी कल्चर, केंचुआ वर्मा, केंचुआ का पूरा नाम क्या है? केंचू वर्मा, केंचुआ वर्मा, याद रखो, केंचुआ वर्मा। केंचुआ क्या है? वर्मी कल्चर। केंचू दोस्तों, केंचुआ जो होता है वो, केंचुआ किसान का मित्र है, किसान का दोस्त है, किसान का सब कुछ है। क्यों? क्योंकि केंचुआ क्या करता है? मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। अब दोस्तों एक्वा कल्चर, चलिए अब दोस्तों क्या हो गया? एक्वा कल्चर। ठीक है, एक्वा कल्चर क्या है? जलीय जीवों, मछली, केकड़ों, झींगा उनकी खेती। नहीं पूछता, याद मत करिएगा, काट दीजिए। एवीकल्चर, पक्षियों का पालन, ये याद रखिए। एवीकल्चर क्या? पक्षियों का पालन। ये देखो मुर्गी पालन हो गया, मुर्गा पालन, बतख पालन, है कि नहीं? मुर्गी को पालो, अंधाधुंध अंडे देगी, अंडे बेचो। अन्य संबंधित कल्चर कौन से हैं? एग्रीकल्चर, मशरूम कल्चर, ठीक है, ये शंख वाला है, ये तो कुछ याद नहीं करना, छोड़ो इनको। और दोस्तों आपका पर्यावरण मैंने कर दिया खत्म। ठीक है, जाते जाते मैं आपको एक बार फिर बोल दूं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9193 64 89 31। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए, चाहे कॉल कीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए।
और मैं आपको एक बात बता दूं, ऑलरेडी 22 लोग अप टू डेट, यानी अभी तक 7 दिनों में 22 लोग जुड़ चुके हैं। और जो लोग होशियारी दिखा रहे हैं, 399 रुपये जो लोग बचा लेंगे, तो मैं बता दूं बाबू, 399 रुपये कुछ नहीं होते, 1 महीने का रिचार्ज होता है। लेकिन बाबू अगर आपका रिजल्ट में नाम नहीं आया, तो जो सरकार 1,30,000 रुपये जो खर्च करती है, वो आपके ऊपर खर्च नहीं होंगे। फिर आप बैठ के रोना बाबू, फिर कहेंगे काश मैंने सुमेश सर की बात मान ली होती, है कि नहीं? काश बात मान ली होती। चलिए, तो मैंने यूट्यूब पर आप लोगों का यूपी स्पेशल और एनवायरनमेंट, ये दोनों मैंने ख़त्म करवा दिए हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, सबसे विनम्र निवेदन है, लाइक तो कर दिया करो। आप लोग, ये भी कोई बोलने वाली बात है क्या? तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करिए। जय भीम, जय भारत।